अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। हमारे साथ हैं आप, हमारे व्यूअर्स, हमारे प्यारे व्यूअर्स। जनाब गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आज का दिन, इसमें सबसे पहले ज़रा बात हम करते हैं गुज़श्ता रोज़ की गहमा गहमी की। जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो हुकूमती मामलात हैं उसका जिक्र सबसे पहले कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब उन्होंने कल गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो IT का शोबा है उसमें इनकलाब लाने के लिए आइडियल मौके मौजूद हैं और इनसे नौजवान नस्ल को इस्तिफादा हासिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाला जो दौर है वो जदीद टेक्नोलॉजी और IT का है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का कल लाहौर में इफ्तिताह किया और इस तकरीब में हम बताते चलें आपको कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं साहब समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। ताहम इस मौके पर टेक्नोलॉजी जोन में काम करने के लिए 12 कंपनियों को लाइसेंस भी जारी किए गए हैं, जबकि इसके अलावा मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं उनमें 3 टेक्नोलॉजी जोन्स की तामीर के लिए $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी कर दिए गए। जबरदस्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तकरीब से खिताब किया और कहा कि IT का जो शोबा है इसमें नौजवानों की सलाहियतों को बुरकार लाते हुए मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कहा कि टेक कंपनीज दुनिया का मुस्तकबिल हैं, बड़ी तेज़ी से आगे हम बढ़ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, फोकस करें टेक्नोलॉजी में। कोविड-19 की वबा के दौरान टेक कंपनीज ने तरक्की की है, ये हमने सीखा है। तो IT के शोबे में एक्सपोर्ट जिस तरह पाकिस्तान ने बढ़ाई, मजीद बढ़ाना है, चूँकि एक्सपोर्ट के बगैर मुल्क में खुशहाली आ नहीं सकती। तो इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ खिताब करते हुए क्या कहा था, आपको एक हिस्सा सुनवाते हैं। $1000 अरब से ज़्यादा ये कंपनीज का सिर्फ टर्नओवर है। कोरोना के दौर में जबकि बाकी नुकसान में गई बहुत कंपनीज, टेक कंपनीज के प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई किए। दुनिया जहाँ इस तरफ रही है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास यूथ है, हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं अगर हम पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करें और इंसेंटिवाइज करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रुकावट बने हुए हैं उनको ख़त्म करें। जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। जी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और डेफिनेटली एक अच्छा इकदाम है और उन्होंने खुद से भी कहा कि IT के शोबे में वुसअत और तरक्की मिलेगी और आने वाला दौर जो है वो तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का है। जरा इस टेक्नोलॉजी के दौर से आगे निकलते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की, जो कि टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम रोल है। टेक्नोलॉजी से मालूम हो रहा है कि कब कैसा मौसम होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन उसमें ये अभी तक तो हमें ये पता चलता था कि मौसम मतलब हम लोग जो महकमा मौसमियात हैं उनकी पेशन गोइयों का इंतजार करते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जनाब कराची में मौसम सरमा की बारिश की पेशगोई के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है कि हफ्ते और इतवार को शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश एक्सपेक्टेड है। अब कराची वाले यूं तो बड़ा इंतजार करते हैं बारिश का, लेकिन चंद बारिशें ऐसी हुई हैं कराची में कि अब वो बारिश से भी जरा घबरा से जाते हैं। बट अल्लाह करे ये बारिश, ये रहमत ही हो, ये जहमत ना बन जाए। और बारिश की ये जो पेशगोई है जिसका जिक्र आपने किया, आपने कहा अलर्ट जारी किया। एग्जैक्टली, पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध ने कराची में या सूबे के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मैं प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करूँ और इसमें बल्दियाती इदारों समेत जो ज़िलाई इंतज़ामिया है इसको कहा गया है, इसको लिखा गया है कि बारिशों से निमटने के लिए जो इक़दामात हैं वो ज़रूर किए जाएँ। चूँकि ज़ाहिर है, जिस तरह पहले भी हमने जिक्र किया कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि बारिशों के बाद हालात बड़े नासाज हुए हैं कराची के या दीगर अजला के, तो इसलिए पहले से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। और जब अलर्ट जारी किया गया ना PDMA की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि कराची भी है, हैदराबाद भी है, सखर भी है, मीरपुर खास है, दादू है, जाम शुरू है, लाड़काना है। ये वो इलाके हैं, ये वो शहर है जहां पर मूसलाधार बारिश होने जा रही है। तो महकमा मौसमियात ये भी बताता है कि जो मगरबी सिस्टम है वो 25 दिसंबर को बलूचिस्तान से मुल्क भर में दाखिल हो सकता है, जिसके तहत कराची में 26 और 27 दिसंबर को बारिश का इम्कान है। तो कराची वालों को वैसे ही बहुत सर्दी लगती है क्योंकि वहां पर अक्सर मौसम गर्म रहता है, तो मेरे ख्याल से बारिश होने के बाद उनके लिए तो मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसमें जो आपने कहा ना मगरबी सिस्टम दाखिल हो जाएगा और फिर हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कराची का जो मौसम है बड़ा डिपेंड करता है वो कोयटा की ठंडी हवाओं पे, और जो ठंडी सी हवा वहाँ से आएगी तो फिर एक रज़ाई नहीं 2 रज़ाई निकलेंगे, अब लपेट के घर से बाहर निकलेंगे। इतनी ठंड वहाँ पर
محسوس کی جاتی ہے کیونکہ عادت نہیں رہی. اٹس آل اباؤٹ یو نو کہ عادت ہو جاتی ہے آپ کو, وہاں پہ عادت نہیں ہے اس موسم کو برداشت کرنے کی, تو ذرا سا پارا گرتا ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. اچھا جی بڑھتے آگے. اور پشاور ہائی کورٹ نے نجی اسکولز کی داخلہ اور سالانہ فیس نہ لینے کے ریگولیٹری اتھارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کو برقرار رکھا ہے. تو کل یہ خبر کافی ڈسکس ہو رہی تھی, یوں تو اس کا اطلاق ذرا ہے کے پی میں ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ملک بھر کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس خبر کو بڑا خوش آئند قرار دیتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک بوجھ کم ہو جاتا ہے, یہ داخلہ فیس نہ لی جائے, فیس میں ویسے بھی کمی ہو, ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کو مانیٹر کرے, تو اس لیے پیرنٹس کے لیے تو بڑی اچھی خبر ہے. اور یہ اچھی خبر اس اعتبار سے بھی ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں نشرب, ان کی جو فیسز ہیں وہ ہزاروں میں ہوتی ہیں, اور اپنے بچوں کی فیسز ادا کرنا پیرنٹس کے لیے بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایک اچھے اسکول میں تعلیم کے لیے بھیجے, اور ایسے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری اکثریت ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ اسکولز کا انتخاب کرتی ہے, بے شک کہ اس کے معاشی وسائل جو ہیں وہ اس اعتبار سے اچھے نہ ہوں, لیکن جب ایسے میں فیصلہ سامنے آتا ہے کہ عدالت نے نجی اسکول کی ریگولیٹری اتھارٹی کو داخلہ اور سالانہ فیس نہ لینے کا اعلامیہ جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی اور بہت خوشی کی خبر ہونی چاہیے سبھی پیرنٹس کے لیے. اتھارٹی کو احکامات بھی دیے گئے ہیں کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں, مطلب یہ کہ ریزسٹنس کا سامنا تو کرنا پڑے گا پرائیویٹ سکولز مالکان کی طرف سے, لیکن پھر بھی کہا گیا کہ آپ نے اس پہ فی الفور عمل درآمد کروانا ہے. کیونکہ ریزسٹنس سامنے آیا ہے, دیٹ از دا ریزن کہ دوبارہ سے اس پر یہ ہم بات دیکھ رہے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ اس میں لکھا ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے مطابق کے پی گورنمنٹ سالانہ فیس نہ لینے کا فیصلہ کر چکی ہے, یعنی اینول چارجز نہیں ہوں گے, ایڈمیشن چارجز نہیں ہوں گے. عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ جو وکیل ہیں درخواست گزار کے, ان کے مطابق یہ جو فیس ہیں یہ نہ لینے کا جو اعلامیہ ہے اس کے باوجود شکایت موصول ہو رہی ہیں, اس کے باوجود وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سکولز ایسے ہیں جو کہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے, وہ اینول چارجز بھی لے رہے ہیں, وہ رجسٹریشن فیس بھی لے رہے ہیں, وہ ایڈمیشن فیس لے رہے ہیں. اس لیے دوبارہ سے کہا گیا جو اتھارٹی ہے وہ ذرا متحرک ہو جائے, اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے, اور اس کے لیے ہی یہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. تو پیرنٹس کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے اس خبر کے اعتبار سے. اور جہاں پر ہم یہ خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, وہیں ایک خبر آپ کے ساتھ اور شیئر کریں گے, اور مرحوم معین اختر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ہم ذکر کریں گے. معروف فنکار, اداکار, کامیڈین, ڈیفینیٹلی ان کا ثانی کوئی نہیں, پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر کی ہم بات کریں تو آج جو ہے وہ ان کی سالگرہ کے حوالے سے گوگل کی جانب سے بھی انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے. آج ان کی سالگرہ اور وہ ان کو یاد ذرا کرتے ہیں. ڈو وی ہیو اے رپورٹ؟ اگر رپورٹ ہے تو ہم ضرور رپورٹ بھی دکھاتے ہیں, ادروائز یہ ہے کہ نہیں, ہمارے پاس رپورٹ ہم نے اس پہ ریڈی نہیں کی, یہ ہمارے پاس ویژولز ہیں جو کہ اب سائڈ, اچھا میری طرف سے یہ والی سائڈ ونڈو بنتی ہے, یہ دیکھیں ذرا کتنی ٹیکنیکل چیزیں ہو جاتی ہیں نا بعض اوقات, بٹ اینی ویز معین اختر صاحب کی خدمات ڈیفینیٹلی یاد رکھی جائیں گی, اور ان کے بہت سارے ایسے ڈراماز ہیں کہ جو ہم نے بچپن میں دیکھے ہیں, اور ایک دور ہوتا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہو یا ایس ٹی این ہو, اس پر ہی ان کے ڈراماز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملا کرتے تھے, اور کیونکہ وہ ڈراماز ایسے ہوتے تھے جو بعض اوقات دوپہر یا سپہر کے اوقات میں بھی ریپیٹ ہوا کرتے, تو ہم لوگ اسکول سے آنے کے بعد وہ ڈراماز ان کے اکثر دیکھا کرتے تھے. ایگزیکٹلی جی, 1950 میں پیدا ہوئے تھے اور 2011 میں انتقال ہوا. آج ان کو تھوڑا سا یاد کریں, بڑھتے آگے. اور اب ذرا بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کی جس سے متعلق جب میں پرسوں بھی پڑھا تھا اور کل بھی پڑھا تھا, میں نے کہا یہ ضرور آپ سے شیئر کروں گا, کل میں بھول گیا تھا. انڈے سے نکلنے کے لیے تیار ڈائناسور 6 کروڑ 60 لاکھ سال قدیم فاسل دریافت ہوا ہے, اور دریافت چین کے شہر گوانگژو میں ہوئی ہے. ایسا مطلب فاسل دریافت کیا گیا ہے کہ اس میں پورا وہ ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈائناسور جو ہے نا اس کی برتھ ہونے والی تھی وہ بالکل ایک انٹیکٹ ہے. چین میں شاندار طور پر یہ محفوظ شدہ ڈائناسور ایمبریو دریافت ہوا ہے, اور یہ بالکل ایک برڈ کی طرح اپنے انڈے سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا, لیکن اس دنیا میں وہ نہیں آ سکا. ایگزیکٹلی. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو ریسرچرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں پائے جانے والے بہترین ڈائناسور ایمبریو میں سے یہ ایک ایمبریو ہے, اور اس دریافت سے ڈائناسورز اور آج کے جو پرندے ہیں ان کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو جاننے کا موقع جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ملا ہے, جبکہ بغیر دانتوں کے اس ڈائناسور, یہ مطلب یوں کہہ لیجیے کہ بیبی ڈائناسور کو نام دیا گیا ہے کچھ تھیروپوڈ بیبی ینگلینک. It's very difficult actually. ینگلینک کچھ ایسا ہی ہے. سوری, ہاں تھوڑا سا مشکل ہم لوگوں کے لیے بھی ہو رہا ہے, یہ نام ہمارے منہ میں بالکل پھنسا گیا ہے. بہرحال اس سے ریلیٹڈ ہم مطلب آپ کو مزید بھی اپڈیٹ دیں کہ یہ بھائی کتنے بڑے تھے,
ये भाईजान कितने बड़े थे जनाब, ये 10 इंच लंबे और 6.7 इंच जो है उस अंडे में जो है ये मौजूद थे, जरा घूम के बैठे हुए थे कह लेते हैं। और चाइनीज म्यूजियम में अब इनको रखा गया है, बड़े प्यार से रखा गया इन भाईजान को। जंगलिया ने कितने मुश्किल मुश्किल नाम होते, बहुत मुश्किल मुश्किल नाम थे, बट एनीवेज खैर आगे बढ़ते हैं। और ये इस पे तो मुझे खुद अभी तक हंसी आ रही है कि ऐसा कैसे नाम है जिस पे हम लोग फंसे गए हैं। और डेफिनेटली जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तारीख में होती है, जिन्हें हमने किताबों में पढ़ा होता है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं होती। लेकिन अब इसकी वजह से चूंकि बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं कि जिनके हवाले से जो रिसर्च है, जो कनेक्टिविटी है, उसके हवाले से हमें बहुत सारे मामलात का पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये एक रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा Exactly, और इसमें जरिया भी कह सकते हैं, जिस तरह उनमें कहा गया ना कि वो एक परिंदे की तरह बाहर निकलने के लिए तैयार था, तो इसका मतलब है वो भाईजान उड़ने वाले डायनासोर थे। वो अगर आ जाए तो वो उड़ने वाले डायनासोर होते, यू नेवर नो। और ज़ाहिर है डायनासोर से मुतालिक हम देखते हैं कि वी हैव सो मेनी टाइप्स। चलें अब इससे पहले कि बढ़ें आगे अपने अगले मौजू की तरफ, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। और ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अहम मामला उठाएंगे जिसमें सिर्फ मुद्दा ये कि आवाज़ क्यों उठाई, आवाज़ बुलंद करने की ऐसी सज़ा, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारत में जो मामलात हैं वो आपके भी सामने, वो मेरे भी सामने। वहां पर अक़लियतों के साथ जो रवैया रखा जाता है ये हम सब जानते हैं। इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच वहां पर पनपती है, नारवा सलूक वहां रखा जाता है वहां बसने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ। और क्या मैं बात माइनॉरिटी की करूं, मैं क्यों ना बात मकबूजा वादी की करूं, जहां पर भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां होती हैं, दुनिया खामोश रहती है। भारतीय मीडिया के जुल्म सितम पर मुसलसल खामोशी हमें दिखाई देती है। ऐसे में अगर कोई सोशल मीडिया पर आवाज भी उठाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत इन यूट्यूबर्स की आवाज उठाने पर भी तिलमिला उठता है। और बजाय ये कि इंसानियत के खिलाफ होने वाले जुल्म पर बात करे, उन मजालिम को बंद करने के इक़दाम करे, इंसानियत के लिए आवाज उठाने वाले यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। 20 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है अलॉन्ग विद 2 वेबसाइट्स, यानी आज़ादी इजहार राय का गला घोंट दिया। दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय का राग तो अलापते हैं, तंजीमें तो बहुत सी हैं, इदारे बहुत से हैं, बातें बहुत करते हैं, काम नहीं करते। भारत के इस रवैये पर ही देख लीजिए, चुप से बैठे हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे, हम इस पर बात करेंगे। ना सिर्फ यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया उसकी बात होगी, जो 2 वेबसाइट्स ब्लॉक की गई हम आज उसका भी जिक्र करेंगे। एग्जैक्टली जब हम इसका जिक्र करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे उन मुतासरा शख्सियत से कि ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने कि भारत यूं तिलमिला उठा और ऐसा कब तक होता रहेगा। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अब यूट्यूब पर अपना एक चैनल चला रहे हैं, लेकिन क्या कहने कि उनका चैनल बंद कर दिया गया, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बड़े पैमाने पर वाबस्ता रहे हैं। ज़ैन अली, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ज़ैन, ऐसा क्या कहा था आपने, ऐसा क्या कर दिया था कि चैनल ही ब्लॉक कर दिया गया?
ज़रियाब और शुएब, आप दोनों को गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपने इस बड़े अहम मौजू पर जो है वो मुझे इनवाइट किया। ज़ाहिर है पहली बात तो ये है कि उनको कुछ दर्द हुआ है, उनको कुछ चुभा है, कुछ उनकी दुखती रग पर पाँव आया है, इसी बिल्कुल वजह आए। से तो इतना बड़ा जो है वो डिसीजन लिया गया। देखिए, मेरे साथ और मेरे जितने भी कोलीग्स थे जो यूट्यूब के ऊपर मुसलमानों की आवाज़ उठाते थे, जो कश्मीरियों की आवाज़ उठाते थे, और जो मेरा ख्याल है कि दुनिया भर के मुसलमानों का, दुनिया भर के इंसानों का राइट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में बैठ के, जब दुनिया के अंदर बैठकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातचीत की जाती है, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है और मैं जो खबर देता हूँ उस खबर से आपको इख्तलाफ हो सकता है। मेरे साथ तकरीबन 19 और यूट्यूबर्स हैं। नया पाकिस्तान नाम का एक ग्रुप है जिसको बिल्कुल। बाकायदा तौर पर इंडिया में बैन किया गया है। कवर स्टोरी बात है, ये है ई कि कॉमर्स। हम गुज़िश्ता तकरीबन 8 महीनों से जो है वो ये बात कर रहे थे कि कश्मीर के अंदर बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। हम ये बात कर रहे थे कि जनाब भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके साथ बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। उनके ऊपर जो है वो उनको बाकायदा तौर पर मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना अपना रिलीजन तब्दील करें। उनको आरएसएस की सोच जो है वो मजबूर कर रही है कि वो भारत को छोड़कर चले जाएं। ये हम बाकायदा तौर पर वीडियोस बना रहे थे। अच्छा, अब आप ये देखिए, इस यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो यूट्यूब के ऊपर उठता है कि किस तरह यूट्यूब, जो खुद को ये कहता है कि जनाब हमारे पास एक ऐसा मीडियम है, हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन की राइट्स बात देता है, मतलब करता आप है। कुछ भी बातचीत कर सकते हैं। तो आप कैसे भारत की एक तरफा अपील को सुन सकते हैं? हमें कोई मौका नहीं दिया गया। आप ये देखिए, हमें कोई मौका नहीं दिया गया कि हम वहां पर अपील कर सकें। हमें ये भी मौका नहीं दिया गया कि हमारा मौकफ तो सुन सके। हमें हमें ये तो बताया जाए कि हमारी गलती क्या है। हमने कश्मीरियों की आवाज उठाई, इसका मतलब ये है कि आइंदा पाकिस्तान में बैठकर कोई मुसलमानों की बात ना करे, कोई कश्मीरियों की बात ना करे, कोई ये बात ना करे कि भारत के अंदर जुल्म हो रहा है। भाई, भारत के अपने अखबारात लिख रहे हैं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां तक डिस इन्फॉर्मेशन की बात है, आप दोनों जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों को पता है, आप दोनों इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डिस इन्फॉर्मेशन भारत का अपना मीडिया फैलाता है। ट्रू। एग्जैक्टली मेरे पास और ये नेटवर्क 50 भी ऐसी खबरें हमारे हसास इदारों की जानिब से जो है वो पकड़ा गया। अच्छा ज़ैन, मुझे ये बताइए, आपने इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डिजिटल मीडिया हेडविंग के सरबराह अरसलान खान साहब हैं, उनसे भी आपने रब्ता करने की कोशिश की है। अब तक इस पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है, ये बताइएगा जरा। देखिए, पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ, मेरे कोलीग्स के साथ बाकायदा तौर पर तमाम लोग राब्ते में हैं। डॉक्टर सलाम खालिद साहब जो डिजिटल विंग के फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने ट्वीट भी किया, वो बाकायदा तौर पर कोऑर्डिनेशन में है। उन्होंने ये गारंटी भी दी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने भी दी है, और आज इस पर जो है वो ऑफिशियली कुछ बहुत बड़ी मतलब अनाउंसमेंट होगी। कुछ ये भी हो सकता है, मैं चूंकि खुद इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, हो सकता है कि यूट्यूब को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद राब्ता करे, चूंकि ये एक बिल्कुल ज्यादती है कि किस तरह यूट्यूब ने एक मुल्क की बात सुनी, दूसरे मुल्क को बताए बगैर उसके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। इस तरह तो ये होगा जरियाब कि कल कोई और बात करेगा उसकी भी आवाज दबा दी जाएगी, कल कोई और बात करेगा उसकी भी आवाज दबा दी जाएगी। कैसे जो है पाकिस्तान के अंदर, देखिए इसमें एक और बड़ा मसला है, पाकिस्तान के अंदर भारतीय यूट्यूबर्स के फिर कंटेंट क्यों चलता है? भारत के जो यूट्यूबर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के अंदर क्यों चलते हैं? वो क्यों पाकिस्तान के इदारों पर बात करते हैं? वो क्यों पाकिस्तान के जाती मामलात में मुदाखलत करते हैं? जब हम यहाँ बैठकर कश्मीर की बात करते हैं, जब हम यहाँ बैठकर मुसलमानों की बात करते हैं, तो फिर उनको भी कोई राइट नहीं होना चाहिए वो यहाँ पर बात करें? तो बिल्कुल, ये सही है, गवर्नमेंट जब ऑफ मुल्क की point बात है। करते हैं तो बिल्कुल मुसावी on होनी board चाहिए। है। अच्छा ज़ैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेरी टीम से गुजारिश है कि अरसलान खालिद साहब से भी रब्ता किया जाए ताकि हम उनका भी मौक़िफ़ इस पर ले सकें, और साथ ही साथ हम स्टूडियो में सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं शेब हम आगे। बिल्कुल, और क्योंकि सिद्दीक जान, डिजिटल सिर्फ जुमला उनके लिए कि आपने ये तो कहा साहब, मैं कहूंगा यूट्यूब के बेताज बादशाह हैं बेताज सिद्दीक बादशाह, जान। एग्जैक्टली, ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि सोशल मीडिया के। एग्जैक्टली सिद्दीक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थोड़ा सा प्लीज बताइएगा, जो अब गुफ्तगू अब तक हम कर पाए हैं, जैन से भी हमारी बात हुई, तो हम ये
یہ سمجھ پائے کہ بھارت اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ جو مرضی کرے، وہ چاہے انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کرے، وہ مظالم جاری رکھے اور ایسے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت بھی نہ دے، وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ ایسا کر پائے گا۔ میں آپ سے سمجھنا ہی چاہ رہا ہوں چونکہ ظاہر جن یوٹیوب چینلز کی آج ہم بات کریں وہ لاکھوں کے سبسکرائبرز تھے، یہ ایک دن کی، ہفتے کی، مہینے کی محنت نہیں، سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ اس محنت پر اس طرح سے پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں، بغیر کسی وجہ کے کسی یوٹیوب چینل کو بند کر دینا، کیا کوئی فورم موجود ہے جہاں پر جا کر آواز اٹھائی جا سکے؟ دیکھیں یہ مناپلی ہے اور یہ منافقت ہے، یہ بدماشی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، آپ فیس بک کی بات کریں، آپ ٹویٹر کی بات کریں، آپ یوٹیوب کی بات کریں، اس میں جو بھارت کا انفلوئنس ہے، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا تو مسلسل موقف یہ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان یہی کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو جھوٹی چیزیں ہیں، جو ایک فیک پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو فیک نیوز ہوتی ہے، اس کے اوپر تو دنیا کے ادارے چیخ اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ پرسیپشن دیکھیں بنائی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، پرسیپشن کیسے بنائی جاتی ہے؟ آپ ابھی اگر دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں 2 افسوسناک واقعات ہوئے جب 2 بار مندر پر حملہ کیا گیا، لیکن آپ پاکستان کا رسپانس دیکھیں، پاکستان کی ریاست کھڑی ہوئی، پاکستان کی عدلیہ کھڑی ہوئی، پاکستان کی حکومت کھڑی ہوئی، پاکستان کے عوام کھڑے ہوئے، چند ایک گنے چنے لوگ تھے، ان کے خلاف پورا پاکستان کھڑا ہو گیا۔ لیکن بھارت کے اندر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کو جلایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں پاکستان میچ جیتا ہے، اس پہ خوشی کا اظہار اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں 2 دن پہلے جو وہاں پہ ایونٹ ہوا، جس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر جس طرح سے اوپنلی کہا گیا کہ مسلمانوں کی جانیں لی جائیں گی اور مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں ہے، لیکن کیا ہوا ان کے اداروں کا؟ لیکن پرسیپشن انٹرنیشنلی کیا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ترین ملک ہے، بھارت کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا، منافقت ہے۔ وہاں کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، وہاں کی بزنس کو دیکھتے ہیں، اور یہی سوشل میڈیا کا حال ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے زین صاحب بتا رہے تھے کہ اگر ان کے کسی کنٹینٹ پر اعتراض ہے، بھئی آپ کہیں نا کہ یہ آپ کا کنٹینٹ ہے، آپ اس کے اوپر جواب دیں، کوئی آپ ایک بار کوئی وارننگ دیتے ہیں، کوئی آپ ایک نوٹس سینڈ کرتے ہیں۔ اچھا صدیق، میں اسی پر آنے لگی تھی کہ کیا کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے کوئی وارننگ لیٹر جاری کیا جائے یا آپ کو بتایا جائے، 1 سے 2 دفعہ کا نوٹس دیا جائے، یا مطلب آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پکڑ کے یوٹیوب چینل بند کر دیا، جس کو بنانے کے لیے ایک صحافی ہو یا ایک عام انسان ہو اپنے کسی نہ کسی بھی ہنر کے ذریعے اس چینل کو بنانے میں کئی سالوں کی محنت لگا دیتا ہے؟ بالکل آپ نے درست کہا، یہی مسئلہ ہے کہ بھارت ان کو جو کہتا ہے وہ اس پہ منون عمل کر دیتے ہیں۔ پاکستان، اچھا آپ نے عالمی اداروں کی جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کی اگر آپ منافقت دیکھیں، اپنے ملکوں میں وہ جن چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، جن چیزوں کی اجازت نہیں دیتے، پاکستان میں اسی طرح کی غیر قانونی چیزوں کو سب سے زیادہ یہ باہر والے سپانسر کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان جب اعتراض کرتا ہے اور پاکستان جب یوٹیوب کو کہتا ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ فیک نیوز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آزادی اظہار رائے ہے، وہ بول رہے ہیں، ان کو بولنے دیں، آپ آواز تھوڑی ان کی بند کریں گے۔ یہاں پہ کیا ہے، بھارت جن کا کہتا ہے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل اڑا دیے جاتے ہیں بغیر وارن کیے، بغیر ان سے جواب طلب کیے۔ تو یہ ایک منافقت ہے۔ صدیق، یہ جو منافقت کی آپ بات کریں، کیا یہ رویہ بھارت کا ہم صرف اور صرف پاکستان کے پرسپیکٹو میں ہی دیکھتے ہیں یا ہمیں دنیا کے کسی اور خطے سے بھی ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ، کیونکہ ہم تو بھارت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ منافقت نظر آتی ہے عالمی اداروں کی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی، ہر معاملے میں آپ دیکھیں پاکستان کے خلاف کیا۔ اچھا اگر جس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بنیاد پہ یوٹیوب چینل بند کیے ہیں، اگر یہ بنیاد ان کی ہے کہ آپ یہ بات بھارت کے حوالے سے نہیں کر سکتے، پھر تو تمام انڈین چینلز جو ہیں، میڈیا جو ہے، ان کے یوٹیوب چینل اڑا دیں آپ، کیونکہ وہ تو سارا دن پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ آپ نے ذریعہ ابھی ذکر کیا ڈس انفو لیب کا، کیا وہ نہیں پکڑے گئے؟ کیا سامنے نہیں آیا کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف فیک پروپیگنڈا کر رہے تھے، فیک نیوز تیار کر رہے تھے؟ ایک ایک چیز پکڑی گئی ہے، مجھے بتائیں۔ اور یہ آپ ہمارے فورن آفس کو دیکھیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک جو بڑے جمہوریت کے لمبردار بنتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے اوپنلی نہیں کہتے، اور جو ہے وہ آف دا ریکارڈ کہتے ہیں، نجی محفلوں میں پاکستان کو کہتے ہیں کہ بھارت واقعی بڑی زیادتی کر رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آپ آن ریکارڈ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات درست ہے آپ کی، آن ریکارڈ نہیں کہتے، لیکن صدیق مجھے ایک بات اور بتائیں کہ واٹس نیکسٹ؟ اب جس طرح ہمیں صاف نظر آ گیا، منافقت نظر آ گیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور اس کی وجہ سے معاملات سامنے آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار یہ آئیڈیا بھی آیا تھا، جیسے ابھی ایک 3 مسلم ملک مل کے، پاکستان بھی شامل ہے، وہ ایک ٹی وی چینل لانے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان، ترکی اور ملیشیا۔ جی بالکل، پاکستان، ترکی اور ملیشیا۔
मेरा ये ख्याल है कि इसी तरह से हमारे इन्हीं 3, 4, 5 मुल्कों को मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लाना चाहिए। बिल्कुल। हमारा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम मुसलमानों की बात कर सकें, जहाँ पे हम इस्लामोफोबिया की बात कर सकें, जहाँ पे हम कश्मीर की बात कर सकें। देखें, आप अभी सवाल कर रहे थे कि क्या हो सकता है। मसला ये है कि अभी जो डोजियर पाकिस्तान लेके आया मकबूजा कश्मीर के ऊपर, जी। आप देखें कि हमने ऑडियो मैसेजेस तक सुना दिए हैं, Exactly. हमने एक एक नाम बता दिया है, हमने एक एक उनके पुलिस ऑफिसर का नाम बता दिया है जो इंसानी जाने लेने वाला है, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करने वाला है। क्या किया दुनिया ने? आंखें बंद कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। यहाँ पे भी पाकिस्तान तो बात करेगा, पाकिस्तान आवाज उठाएगा। डॉक्टर असलान खालिद भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैन साहब ने कहा कि उन्होंने ट्वीट भी किया, वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि दुनिया इस वक्त मुनाफिकाना एक फेज में है और एक वो उनकी मुनाफिकत सबके सामने। इसलिए पाकिस्तान को और मुस्लिम ममालिक को जो है वो देखना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो इसका मुझे कोई रास्ता नजर नहीं या कोई हल नजर नहीं आता। अच्छा सदीक, एक बार फिर से मैं जरा जैन की तरफ जाऊंगी। प्रोफेसर साहब, जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, डॉक्टर अरसलान खालिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अरसलान खालिद साहब। 3 रोज से ये मामला चल रहा है, जैन भी आपको सुन रहे हैं, यूट्यूबर सिद्दीक जान सीनियर साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब तक इस मामले को किस तरह से और किस किस फोरम पर उजागर करने की कोशिश की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखें, ये एक यूट्यूब ने इस दफ़ा जो ये तकरीबन 20 के करीब चैनल्स के खिलाफ किया, जिसमें से 4 के करीब सहाफ़ियों के चैनल्स के ऊपर एक्शन लिया गया। और मेरे जैसे मुझे, क्योंकि इंडिया में ये कि उन्होंने एज अ स्टोरी बड़ी ब्रेक की और उन्होंने उनके कई यूट्यूबर्स ने भी इसको रिपोर्ट किया और इसको बड़ी अपनी सक्सेस बताई। और एक रीजन जो उन्होंने अपनी सक्सेस बताई वो इंडिया की ये सक्सेस इस तरह से थी कि उन्होंने हाल ही में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, क्योंकि इन तमाम के ऑफिसेज इंडिया के अंदर अब हैं, तो हाल ही में उन्होंने इनको अपने जो नए आईटी लॉज हैं उनके तहत भी थोड़ा बाउंड किया। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी इसको एज अ सक्सेस भी पोर्ट्रे किया कि देखें अब ये जो बिग टेक के प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कहते होते थे कि ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस से हट के हम कोई किसी किस्म के कोई नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो वो उन्होंने अपनी सक्सेस दिखाई कि देखें हमने अपने आईटी रूल्स के जरिए इन लोगों को बाउंड किया और अब हम इन पे से अपनी मर्जी की चीजें करवा सकते हैं। तो खैर इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर हमने डिस्कशन, एक नेशनल सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप भी बना हुआ है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बनाया हुआ है। क्योंकि देखें ये जो चीज है ना सोशल मीडिया, अब इसको हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये एक इंडस्ट्री, पूरी की पूरी अब एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन की डोमेन नहीं है, इसके अंदर बाकी भी सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि बिजनेस जब तक आप इन कंपनीज को, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन हो, जब तक इनको आप बिजनेस नहीं देते, जब तक आप इनके साथ बिजनेस और टैक्सेशन दोनों की मैं बात करूंगा कि जब तक आप एक मैकेनिज्म नहीं लेके आते, तब तक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको सॉर्ट आउट करना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, साथ ही रहिएगा। सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो बहुत अरसे से अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मैं जरा सिद्दीक आपको भी मौका दूंगी, जिस मैकेनिज्म का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, क्योंकि आप यूट्यूब से काफी अरसे से वाबस्ता हैं, एक यूट्यूबर को क्या क्या मुश्किलात दरपेश होती है और जिनके बारे में यहाँ पे निशानदेही करें डॉक्टर अरसलान साहब, आप किस हद तक उससे अग्री करते हैं? देखिए, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब से ज़्यादा किसको इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है एक इंडिविजुअल के तौर पे, इनफरादी तौर पे अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन वो इस मामले को बड़े अरसे से देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट्स कश्मीर के ऊपर बात करने पर बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं उनको इस हवाले से, क्योंकि बेहतर पता है कि पाकिस्तान के बिहाफ पर, वो पाकिस्तान की हुकूमत के बिहाफ पर बहुत से इशूज़ इन प्लेटफॉर्म्स के साथ टेकअप करते हैं, उनके साथ बात करते हैं और इनको इंटरनेशनली वो देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं और वो इसका बेहतर हल भी बता सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उनको जितना पता है उतना हमें नहीं पता हो सकता, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उन फोरम्स के साथ, उन इदारों के साथ। बिल्कुल सही कि वो इदारे क्या जवाब देते हैं, क्यों नहीं वो पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर अरसलान साहब इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। अरसलान साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला है, इसके बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई है कि हम आलमी इदारों को, आलमी ताकतों को एक बार फिर जरा ये बता सकें कि इंडिया क्या कर रहा है। जिस तरह वहां पर हेडलाइंस बनी है कि इंडिया ने
एंटी इंडिया कंटेंट पर पाकिस्तानी चैनल्स को ब्लॉक किया है। जो एंटी इंडिया कंटेंट का जो एक टर्म वहां पर इस्तेमाल की जा रही है, क्या हम इस पर बात करेंगे, क्या हम बता पाएंगे हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारे इदारे कि ये है इंडिया का असल चेहरा, कि अगर हम बेनकाब करते हैं वहां पर होने वाली ज्यादतियों को, वहां पर होने वाले जो सलूक है इंसानियत के खिलाफ, जो मजालिम है, उस पर हम जिस तरह बात करते हैं और वो कहते हैं एंटी इंडिया कंटेंट है, क्या एक मौका भी नहीं मिल गया पाकिस्तान को इस एग्जाम्पल के जरिए? नहीं, बिल्कुल देखें, इसके अंदर तो इन्होंने ये जो एक्शन लिया है, इससे पहले अगर आप देखें तो ट्विटर इससे Exactly. नोटोरियस है इस काम में बिल्कुल। कि ट्विटर बहुत ज्यादा अगेंस्ट पाकिस्तानी अकाउंट्स और इस तरह से करता है, जिसके बाद इंडियन मीडिया इसी तरह ही क्लेम करता है कि जी एंटी इंडिया कंटेंट। अब देखें, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि जो ईमेल्स इनको आई हैं, जो क्लेम किया गया है कि इसको इंटरफेरेंस के तौर पे इन्होंने, जो यूट्यूब ने क्लेम किया, वो ये किया है कि दिस इज इंटरफेरेंस इनटू इंडिया मैटर्स थ्रू एन आउटसाइड कंट्री। ठीक है। अब ये अगर आपको याद हो तो ये एक इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। अभी हाल ही में तुर्की के अंदर भी कॉन्फ्रेंस हुई, इसके अलावा अमेरिका में भी इस किस्म की बात कि जब भी इलेक्शंस होती हैं, जब भी कोई कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी इशू चल रहा होता है, तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्ट की जाती है कि बाहर से किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना हो। सो इन द एम्बिट ऑफ दैट थिंग ये लोग ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि ये बाहर से इंटरफेरेंस एक तरह से हो रही थी और ये लोग अपना एक कर रहे थे, तो इस वजह से हमने किया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर यही रूल है तो जरा ये रूल इंडिया के फिर अप्लाई कर लें। बड़ी दुरुस्त बात आपने की। मीडिया चैनल्स के यूट्यूब्स को देख लें, उनके तो 98% ऑफ द कंटेंट ही सारा पाकिस्तान है। एग्जैक्टली। उन्हें मूवी बेचनी है तो पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट बनाएंगे, उन्हें अगर मैच के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करनी है तो पाकिस्तान के खिलाफ कंटेंट बनाए जाते हैं, उन्हें अगर कहीं से वोट लेना है तो भी पाकिस्तान मुखालिफ कंटेंट चलाते हैं। इसके अलावा एक और बात, अगर हाँ ये वोट वाली बात बड़ी अच्छी की कि जब भी कश्मीर में जुल्म होता है यही समझ आता है कि लगता है इलेक्शन का माहौल बन रहा है। अरसलान साहब साथ रहेगा, एक कमेंट मुझे आपसे और चाहिए, लेकिन अभी हमें नजमुल हसन साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, जिनका यूट्यूब चैनल ब्लॉक किया गया है। आई गेस 9 लाख इनके सब्सक्राइबर्स थे और उसके बाद जो है इनका ये चैनल जो है वहां से हटाया गया। तो एक ज़ाहिर है मैं कहूँगा एक ट्रॉमा हो जाता है एक यूट्यूबर के लिए। नजम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपने जनरल बिपिन रावत से मुतालिक जो हेलीकॉप्टर हादसा उस पर रिपोर्टिंग की थी, तो ज़रा आप बात करते आए हैं, वहाँ पर होने वाले जो मजालिम है उस पर आप आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा मिल गई आपको, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पर बात करना एक बहुत बड़ी सज़ा के तौर पर सामने आ सकती है, आपका यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप थोड़ा सा मुझे अपनी कैफियत भी प्लीज़ शेयर करें, बिकॉज ज़ाहिर है बहुत मेहनत होती है, इट्स नॉट अबाउट डेज एंड वीक्स, इट्स अबाउट मंथ्स एंड ईयर्स। कंटेंट क्रिएट करना कोई छोटा काम नहीं है, आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे थे। कितना बड़ा ट्रॉमा है मैं कहूँगा आपसे, पहले ये शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल यकीनी तौर पे एक तकलीफ की कैफियत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि साल से हम कंटेंट जनरेट कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता ये चैनल बड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ऑडियंस को अपने साथ लेके आते हैं और साल की मेहनत के बाद आप इतना बड़ा चैनल खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2-3 चीजें इंतहाई अहम है, मेरे जज्बात से हटके बात कानूनी है। देखें, ये सिर्फ इनफरादी तौर पे मेरा मसला नहीं है, नजमुल हसन बाजवा के चैनल का मसला नहीं है, या जैन अली के चैनल का मसला नहीं है, या जो एनपीटी मीडिया ग्रुप के जो चैनल जुड़े हैं उनका मसला नहीं है। मसला ये है कि आप किस कानून के तहत हमें हटा सकते हैं। चले जैसे डॉक्टर साहब को मैं सुनना था, डॉक्टर सनान भी मसद मौजूद है, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि वो गवर्नमेंट लेवल पे जो है उस कोशिश को जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर बात यह है कि अगर इंडिया कोई कानून बनाता है, उस कानून के तहत वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि भारत में हमारे चैनल को बंद करवा सकते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क में उसको लागू कर सकते हैं। अब मामला ये खराब हुआ कि हमें पहली मेल आती है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि आपके चैनल को हमने भारत में बंद कर दिया है। ये किसी ये मेल कब आई ज़ैन? बर्दाश्त कर भी ले। जी इस पे सॉरी नजम ये मेल कब आई थी? जी ये मेल हमें चैनल टर्मिनेट होने से 2 घंटे 3 घंटे पहले आती है। 3 घंटे के बाद बगैर किसी स्ट्राइक के, बगैर किसी वार्निंग के चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ज़ैन ठीक है, नजम ठीक है, मैं ज़ैन से भी यही सवाल करना चाह रहा हूँ, सॉरी नाम मिक्स हो रहे हैं। नजम, ज़ैन आप भी मुझे प्लीज बताइएगा कि क्या इसी तरह से आपको भी 2 घंटे पहले ईमेल आती है और उसके बाद चैनल टर्मिनेट हो जाता है?
something, I just want to add something. उसके बाद मैं चाहूंगा कि जैन भाई इस पे जी जरा जी ठीक जरूर है बताएं। जी मैं let me finish. प्लीज ओके। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि अगर भारत में इसे ब्लॉक करवा दिया गया है तो ये बात चले उनके लोकल कवानीन के तहत हमें समझ में आती है। YouTube चैनल को टर्मिनेट करवा देना ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक वीडियो हमने रिमूव करवानी थी जो आपसे सलम जी बिल्कुल बिल्कुल गुस्ताखाना खाकों के हवाले से उसको नहीं हटवा सके थे। तो ये किस कानून के तहत है कि आप एक चैनल को टर्मिनेट करवा दें, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। एक जर्नलिस्ट का चैनल आप किस तरह से उड़ा सकते हैं? लिहाजा मैं ये कहूंगा कि इस वक्त ये हम 4 जर्नलिस्ट पे या 20 लोगों के इस ग्रुप पे हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे हमला हुआ है। हम चूंकि कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे थे, हम जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे, तो ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे हमला हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम ये रिस्टोर ना करवा सके, अगर हम कम से कम चले, अगर इंडिया में ब्लॉक रहता भी है, तो अगर हमारा चैनल वापस ना आ सका, मैं सच बात बताऊं, मेरे तमाम सहाफ़ियों से राब्ते हैं, मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूं, हर एक कंटेंट प्रोड्यूसर जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी जर्नलिस्ट इंडिया पे बात नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं, कल से तमाम बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने इंडिया पे बात की हुई है, वो अपने कंटेंट को हटाना शुरू हो गए हैं, वीडियोस को डिलीट करना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब है फिर पाकिस्तान का मुकदमा कौन लड़ेगा? तो ये टेस्ट केस है। अगर हमारा चैनल वापस आ जाता है तो इन लोगों को हौसला मिलेगा, अदरवाइज इंडिया पे बात वी जस्ट होप नजम कि ऐसा हो। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब भी इस पे बहुत काम कर रहे हैं। मैं उनसे सजेशन भी लूंगी कि आज एक बड़ी अनाउंसमेंट, क्योंकि जैन कह रहे थे होने जा रही है, वो अनाउंसमेंट अगर वो शेयर कर सके हमारे साथ। लेकिन जैन से पहले क्वेश्चन में जरा ले लूं। जैन, ये बताइएगा कि जिस तरह से नजम ने कहा कि उन्हें 2 से 3 घंटे पहले एक मेल आई और बताया गया है कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपका यूट्यूब चैनल, क्या आपको भी कोई इसी किस्म की मेल मौसूल हुई है? इससे पहले कोई आपको नोटिस मिला हो? नहीं, बिल्कुल। चूंकि नजम और मैं एक ही जगह पर वीडियोस बनाते हैं, हम रोजाना का हमारा मिलना जुलना, एनपीजी ग्रुप जिसको बैन किया गया, वो हमने एक ऑफिस है हमारा एक ग्रुप है जहाँ पर हम मौजूद होते हैं। तमाम लोगों के साथ यही हुआ। पहली मेल ये आती है कि आपका जो चैनल है वो इंडिया में बैन कर दिया गया। देखें, अगेन नजम ने जो बात की है बड़ी वैलिड है। दिस इज फेयर, ठीक है, आपका अपना मुल्क है, आपने बैन कर दिया कि हमारा कंटेंट वहां पर नहीं जा सकता, लेकिन आप हमारा कंटेंट पूरी दुनिया में बैन कैसे कर सकते हैं? एक अफ्रीका में बैठा हुआ बंदा, एक अमेरिका में बैठा हुआ बंदा, आप कौन होते हैं कि मेरे पर ये पाबंदी लगाएं कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूं वो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा नहीं सुनेगा? इंडिया ये डिसाइड क्यों करेगा? देखिए, बड़ी वैलिड बात है कि ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। डॉक्टर अरसलान खालिद अगर हमारे साथ मौजूद हैं, अरसलान खालिद साहब के साथ मौजूद हैं तो बिल्कुल। डॉक्टर अरसलान साहब का बहुत शुक्रिया कि वो जाहिर है कि इस पर बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तक जितना भी हमारे साथ राब्ता किया है उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये इनफरादी से ज्यादा ये हमारा एक ऐसा कौमी इशू है कि देखिए, 5th जनरेशन वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं, जब हम डिजिटल वॉर की बात करते हैं, मैं इस पर कमेंट भी ले लूं क्विकली। डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के साथ मौजूद हैं। सर, अभी कुछ देर पहले ने भी एक पॉइंट उठाया कि शॉर्ट टर्म तो इसका सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, लॉन्ग टर्म मेजर्स ये हमें लेने पड़ेंगे। और उसमें एक जो सजेशन उनकी थी, बड़ी अच्छी सजेशन थी, जिस पर बात भी हुई है, फवाद चौधरी साहब ने बात भी की थी कि 3 मुल्कों का मिलकर चैनल का आना, यानी टर्की, मलेशिया एंड पाकिस्तान। और अगर इसी तरह एक बड़े फोरम पर, मुस्लिम उम्मा के फोरम पर एक हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर आ पाएं, आपको लगता है कि वही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? और क्या वाकई पाकिस्तान उसमें भी लीड ले सकता है? डू वी हैव दैट कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू डू दैट? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो बहरहाल ये है कि आपको सिर्फ मैं चैनल की बात तो जहां तक है, वो चैनल तो खैर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे, और जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात की है, कंपनी की बात की, तो इस पे ऐसा नहीं है कि काम हुआ नहीं, इस पे कई दफा काम शुरू भी हुआ है। प्रॉब्लम इसके अंदर भी ये है कि अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने एक 2007 के अंदर tune.pk के नाम से प्लेटफॉर्म बना था, जो यूट्यूब का जब बैन लगा था तो उस दौरान tune.pk ने इतनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की थी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जो साउथ अमेरिका, ब्राजील और उसके अंदर वो बहुत टॉप के प्लेटफॉर्म्स में यूज होने लग गया था। प्रॉब्लम ये हुई कि जब YouTube दोबारा वापस आया तो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे रूल्स इस किस्म के हैं, टैक्सेशन के कुछ रूल्स इस किस्म के हैं कि लोकल जो इंडस्ट्री का प्लेयर होता है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स है
جو باہر والے ہیں ان کے اوپر صرف سیلز کے اوپر ٹیکس ہے، یہاں پہ ہر طرح کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل ٹیکسیشن بھی ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو نیشنل سوشل میڈیا ورکنگ گروپ ہے اس کے اندر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کا ہم کوئی پلیٹ فارم لانچ کرتے ہیں جو پاکستان لیڈ کرے اور باقی ممالک کے ساتھ ان کوآرڈینیشن، تو وہ اگر اس نے سب کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم بین کر کے تو نہیں ایک لانچ کریں گے نا نیا پلیٹ فارم، تو ان کے ساتھ اگر کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو وہ سارے قوانین اور سارے وہ ٹیکسیشن کی چیزیں اس طرح کرنی پڑیں گی کہ وہ کمپیٹیٹیو ہو، بلکہ اس کو ایڈوانٹیج ہو تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان خالد صاحب لاسٹلی مختصر سا کامنٹ دے دیجئے. زین علی کہہ رہے تھے کہ آج کوئی بڑی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ان یوٹیوب چینلز کے معاملے پر، اگر آپ ہمیں اس کا تھوڑا سا حوالہ دے سکیں. اچھا میرا خیال میں وہ کیونکہ ڈسکشن ابھی چل رہی ہے ان کے ساتھ، تو آئی تھنک کہ وہ پبلکلی ابھی اناؤنس تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں جسٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیز کو لے کے ہم جو ان 4 یوٹیوب جس طرح زین نے اور نجم نے کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دیز 4 اونلی، یہ ایک بڑی چیز ہے. اور ہم اس کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم ود ایگزامپلس ہم چینلز کے لنکس جہاں پہ صرف پاکستان کے بارے میں خبر نہیں بلکہ اب فیک نیوز کون بھول سکتا ہے نا. ناب نے وہ آئی ایس آئی کو 5th فلور پہ پہنچا دیا تھا سرینا میں افغانستان میں. ویڈیو گیمز کے کلپس جو ہیں وہ پاکستانی ایئر جیٹس دکھا دیے تھے کہ یہ افغانستان کے اندر ہے. تو اور وہ ساری دنیا نے دیکھے تھے، ساری دنیا نے ان کا پھر مذاق بھی اڑایا تھا، ریڈیکل بھی کیا تھا یہ کیا ہے. وہ آج تک کلپس یوٹیوب کے اوپر پڑے ہیں. تو وہ اگر آپ ان کو اگر آپ ایکشن نہیں لے رہے، ان چیزوں پہ آپ نے نظریں بند کی ہیں، تو ہاؤ کین یو ٹیک ایکشن؟ بس پھر یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہر ایک ایکشن سے نظر آتا ہے کہ منافقت. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب ساتھ موجود تھے. صدیق جان اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، وی ہیو لاسٹ منٹ فار دیٹ. نہیں بس ڈاکٹر ارسلان صاحب ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں، میری بھی ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے درست بات کیا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر یہ کام کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. یہ 3 4 5 چینلز کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پالیسی کی بات ہے کہ جس طرح سے منافقت ہے. تو میں خیال ہے ڈاکٹر ارسلان صاحب کوشش کر رہے ہیں اور حکومت کوشش کر رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے. بہت شکریہ صدیق جان ساتھ موجود تھے. آپ اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک اہم موضوع تھا اور اس پر جس طرح گورنمنٹ کام کرے، ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا اور انشاءاللہ ہم اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں، اس معاملے کو اٹھا کے رکھیں گے، کیونکہ کسی 1 2 3 یوٹیوبرز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، یہ خطے کا معاملہ ہے، یہ امن کا معاملہ ہے. اور انسانیت کے خلاف ہونے والا جو سلوک ہے اس پر آواز ہم اٹھاتے رہیں گے، یوٹیوب چینل سے، انسٹاگرام سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، پی ٹی وی سے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے آنے والے دنوں میں کہ ہماری وہ یوتھ جو کہ چاہ رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو اپنا چینل رن کرنا یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ اپنا کوئی معاشی ذریعہ تلاش کر رہی ہے، تو ہم آنے والے شوز میں کسی ایک دن صدیق جان کو ایک بار پھر سے انوائٹ کریں گے تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکے کہ کس طرح سے آپ یوٹیوب چینل بنا سکتے ہیں، ایک اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کر کے آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک معاشی جو ذریعہ ہے، ذریعہ معاش جو ہے وہ آپ تلاش کر سکتے ہیں. آنر وعدہ لے لوں، آنر وعدہ لے لیتے ہیں. آئیں گے. چلیں زبردست، تھینک یو ویری مچ. اور ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان. آپ سب کا شکریہ. ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اپنے کچھ اور موضوعات اور نئے مہمانوں کے ساتھ رہیے. خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی
خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مختار بنایا محبوب کیا مالکو مختار بنایا ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب جی تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت ہم سبھی حاصل کر رہے تھے، اور ایک بار پھر سے آپ کو جمعہ مبارک کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے مزید بابرکت بنائے۔ اور ابھی کچھ لمحات پہلے میں جب موبائل فون دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک حدیث کا حوالہ گیا جس میں کہا گیا کہ جمعے کے روز اگر کوئی بھی مسلمان خدا سے سوال کرتا ہے، مطلب کہ خدا سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو کوشش کرو کہ بعد از نماز عصر
उस वक्त की तलाश करो और असर के बाद अपने लिए दुआ करो तो खुदा ताला आपकी दुआ ज़रूर सुनता है। बेशक। साहिबजादा आगा निज़ाम खलील साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए। जुम्मे के हवाले से हमारी कोशिश ये होती है, एक तो नाते रसूल मकबूल भी पेश की जाए और इसके साथ साथ कोई ऐसा मौजू चुना जाए जिससे हम सब की रहनुमाई हो सके। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है इस्लाम में तालीम व तरबियत की जो अहमियत है, सीखने की जो अहमियत है, सिखाने की जो सिग्निफिकेंस है, उसकी आज हम बात करेंगे कि जो दुनिया का निज़ाम है नहायत उम्दगी और ख़ूबसूरती के साथ मेरे रब ने बनाया है, और किसी भी चीज़ में हुस्न पैदा करने के लिए, खूबी पैदा करने के लिए, इसे पॉलिश करने के लिए जो दरकार चीज़ है वो है मेहनत। तभी तो कहते हैं कि मेहनत में अज़मत है। और ख़राबी के लिए आम तौर पर हम क्या देखते हैं कि बस मेहनत नहीं करनी, मेहनत नहीं करेंगे ख़राबी पैदा हो जाएगी, ख़राबी आ जाएगी। इसको एग्जांपल देते हैं, अब हमारे घर के जो लॉन्स होते हैं, कभी लॉन में जाएं, वहाँ मेहनत से आप गोडी भी करें, मोहब्बत से उसका ख्याल रखें, पानी भी दें, पौधों का ख्याल रखें, तराश खराश का ख्याल रखें, तो वो लॉन इतना खूबसूरत होता चला जाएगा कि मोहब्बत दूसरों को भी हो जाएगी उससे, जो देखेंगे उसको, वहाँ आएंगे उस आंगन में तो माशाल्लाह ज़रूर कहेंगे। और इसके बरक्स बस जाना छोड़ दें किसी लॉन में, गोडी करना छोड़ दें, पानी देना छोड़ दें, खाद डालना छोड़ दें, ख्याल रखना छोड़ दें, तो फिर वो जो हालत उस लॉन की होगी, ना आप वहाँ जाएंगे ना कोई और वहाँ जाएगा, कोई जाना चाहेगा नहीं, चूँकि वहाँ वहशत नज़र आएगी। तो यानी जब हम बात करें ना कि मेहनत कितनी ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि उसके बाद जो चीज़ सामने आती है वो ज़्यादा पॉलिश होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादिर साहब, उनसे हम इस अहम मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कुछ हम पढ़ भी रहे थे आज कि अगर एक कुत्ते को सिखाया जाए और वो शिकार करके लाए तो वो हलाल है जी, लेकिन एक और कुत्ता जिसे सिखाया नहीं है वो जाए और शिकार करके लाए तो वो हराम है, वो हलाल नहीं है। कितनी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया कि सिखाया है और भेजा है कुत्ते को, शिकारी कुत्ते को, तो ठीक है वो चीज़ हलाल, हाँ जी, नहीं सिखाया वो हमारा नहीं है, वो शिकार हमारे लिए नहीं है, वो हलाल ही नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है आपने। सबसे पहले तो मैं पीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज लब कुशाई के लिए आपके सामने हाजिर हूं। और ये सुबह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की सुबह में ये जो आपकी तरफ से मवाद शेयर किया जाता है और ये जो टॉपिक्स बनाए जाते हैं, इनको हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। और पीटीवी का जो ये इस अंदाज़ से तरबियती और ख़ूबसूरत अंदाज़ है, हम इसको सराहते हैं और ये हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का बायस है। दूसरी बात यह है कि आज का टॉपिक बड़ा ख़ूबसूरत है, और यानी कि तालीम और तरबियत। फिर आपने जो है ना वो कुत्ते की मिसाल दी, तो ये मिसाल सिर्फ किसी आम बंदे ने नहीं दी बल्कि कुरान मुक़द्दस में ये मिसाल अल्लाह ने दी है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया मुकल्लिबीन युअल्लिमूनहुन्न, कि वो लोग या वो शिकारी जो शिकार के लिए अपने कुत्ते को जो है ना वो एजुकेट करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। तो वो ट्रेनिंग के बाद जब कुत्ता शिकार करता है तो वो शिकारी के लिए भी हलाल है। और जो अनट्रेंड कुत्ता हो उसका शिकार किया हुआ बेशक वो उसके मुताबिक अच्छा करे, पर वो शिकार जायज़ नहीं है खाना। वजह यह है कि अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम ने इस आयत तय्यबा में ना सिर्फ इंसानों की तरबियत, ना सिर्फ इंसानों में बच्चों की, ना सिर्फ बड़ों की, बल्कि अल्लाह ताला ने तो जानवरों की तरबियत का भी इस्लाम के अंदर यह कॉन्सेप्ट दिया है। लिहाजा ये जो कुत्तों की तरबियत है और इसके अलावा तमाम जानवर हैं जो हमारे पालतू जानवर हों, घर में रखने वाले हों, तो अल्लाह ताला बाकायदा तौर पर उनका कॉन्सेप्ट भी दे रहा है कि हमें उन्हें तरबियत याफ्ता करके रखना चाहिए। सो इस्लाम के अंदर जो ये तरबियत का एक एलिमेंट है या फिर ये कॉन्सेप्ट है, नज़रिया है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस्लाम के अंदर सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास मालूमात का ख़जाना हो, इस्लाम के अंदर सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास डिग्रियों की भरमार हो, बल्कि इस्लाम के अंदर ये है कि अगर आपके पास डिग्रियां हैं तो उनके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, आपकी तरबियत भी ज़रूरी है। और ये जो इल्म है, इल्म ही इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। डॉक्टर साहब, यहीं से मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने कहा ना कि सिर्फ डिग्रियों का ख़जाना होना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं होता,
تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. آج بھی ہمارے ہاں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر بیٹیاں جو ہیں وہ میڈیکل کی تعلیم ضرور حاصل کر لیتی ہیں لیکن انہیں پریکٹسنگ کے لیے باہر نہیں بھیجا جاتا. ہماری بہت ساری بیٹیاں LLB یا LLM کی ڈگری حاصل کر لیتی ہیں لیکن ان کو لا پریکٹسنگ کے لیے نہیں بھیجا جاتا. اور یہی کچھ حالات ہم لڑکوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں. تو ایسے معاملے میں آپ پیرنٹس کی کس طرح سے رہنمائی کریں گے؟ جی والدین کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جب انہوں نے ڈگری کروائی ہے تو کسی بھی چیز کی ڈگری یا کسی بھی فیلڈ میں اور بچے کا یا ان کی اولاد کا ڈگری کرنا حقیقی معنوں میں فائدہ مند تب ہی ہوتا ہے جب اس کی وہ پریکٹس کرے گا. تو وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کو یا پھر بطور خاص پاکستانی معاشرے میں بیٹیوں کو ان پر بے جا پابندیاں لگا کے اور انہیں اس ماحول کے اندر پریکٹس نہیں کرواتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو انہوں نے LLB کرنے کے لیے لا کے لیے یا اگر انہوں نے میڈیکل کی ڈگری لی ہے یا پھر IT کی فیلڈ ہے انجینئرنگ ہے اگر وہ جاب نہیں کرواتے اور جاب سے پہلے وہ پریکٹس نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے لاکھوں روپے ضائع کیے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے. تو اعلیٰ تعلیم کا حاصل کرنا صرف آپ کے یونیورسٹی کے اندر کلاس روم میں بیٹھ کر وہ کتابیں پڑھنا اور پھر لیکچر لینا اور پھر پیپرز دینا ہی نہیں ہے بلکہ اعلیٰ تعلیم کا مطلب ہے فیلڈ میں جا کر ورکنگ کرنا. جب آپ ورکنگ کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے. اور جسٹ اگر ڈگری لے لی ہے تو وہ اعلیٰ تعلیم نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے چاہیے والدین کو کہ پھر وہ لاکھوں روپے خرچ ہی نہ کریں. بیٹی کو صرف قرآن پاک پڑھائیں اور اس کا ترجمہ پڑھائیں جو کہ اصل میں تعلیم و تربیت ہے. وہ اس کو قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھنے سے ایک بیٹی کو گھرداری کا پتہ چلتا ہے, رشتوں کا پتہ چلتا ہے, چھوٹے بڑے کا پتہ چلتا ہے, والدین ہیں اور شادی کے بعد سسرال ہیں, اولاد کی کیسی تربیت ہے. یہ سب کچھ نہ میڈیکل کی ڈگری میں ہے, نہ انجینئرنگ میں ہے, نہ IT میں ہے اور نہ ہی لا میں ہے. ایون حتیٰ کہ اگر آپ انٹرنیشنل لا پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو رائٹس تو پتہ چل جاتے ہیں کہ لینے کیسے ہیں مگر رائٹس دینے کیسے ہیں ان کا پتہ بہرحال ٹریننگ سے ہی چلتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ جہاں اچھی ڈگریاں کرواتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پر بچیوں کو اور بچوں کو ٹریننگ بھی دلوائیں اور فیلڈ ورک بھی کروائیں اور ساتھ ساتھ تربیت بھی کروائیں. اور تربیت جو ہے میں اگر آپ کو بتاؤں تو جتنی بھی ہماری فیمس ڈگریاں ہیں ان میں تربیت کا اہتمام نہیں ہے. ان میں جسٹ انفارمیشن ہے, نالج ہے, سب کچھ ہے, پر تربیت وہی ہے جو گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اسلام کو پڑھنے سے ہوتی ہے. بے شک سر, لاسٹلی جو آپ نے کہا نا گھر سے تربیت کا آغاز ہونا, ایک جو ہمارے معاشرے میں جو ہم ایک آبزرو چیز کرتے ہیں, بچہ اسکول میں گریڈز پورے لے اس پر تو بڑا فوکس ہے لیکن بچہ اپنے بڑوں کے ساتھ کن لفظوں کا استعمال کرے اس پر فوکس نہیں ہے. نانی دادی کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے, وہ اس کا سم ٹائمز مار بھی دیتے ہیں بچے اور پیرنٹس کچھ نہیں کہتے. وہ کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اس پر بھی پیرنٹس کچھ نہیں کہتے. وہ بدتمیزی کرتے ہیں اس پر بھی پیرنٹس کچھ نہیں کہتے. تو یہ جو ہم عمومی طور پر دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں ایک غلط رویہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں آگے آنے والے سالوں میں اس کی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی وہ ایک غلط سمت میں جائے گی. یہاں رہنمائی کیجیے گا, میں بس 1 منٹ سر اس پہ ذرا رہنمائی کریں. جی بالکل, اس بارے میں آپ کو حدیث پاک سے اور امام غزالی کی بات سنانا چاہوں گا. سنن جامع ترمذی کی روایت ہے, حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بلکہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بچے کے لیے والدین کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین کا بچے کو سب سے بڑا اور اچھا تحفہ جو ہے وہ اس کی اچھی تربیت ہے. یہ حدیث کا ترجمہ. امام ابن خلدون اس موقع پر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچہ 5 سے 7 سال کی عمر سے اس کی تربیت سٹارٹ کی جائے, بلکہ انہوں نے فرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تب سے ہی وہ تربیت کے مراحل میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چونکہ ہم صوفی لوگ ہیں اور ہمارا تصوف سے تعلق ہے, تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھیں اور وہ جب آٹا گوندتی تو قرآن پڑھتی, جب جھاڑو دیتی تو قرآن پڑھتی, جب کھانا بناتی تو قرآن پڑھتی. یہی وجہ ہے کہ انہیں ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے حفظ ہو گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ماں کے اس بیٹے کو غوث الاعظم بنایا اور 800 سال کے ان کی تعلیمات جاری ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی تربیت 5 سال سے سٹارٹ نہیں ہوتی بلکہ ماں کے پیٹ میں 5 ماہ سے لے کر آخر تک شروع ہوتی ہے. زبردست, بہت پیاری آپ نے اگزامپل دے دی, بہت خوبصورت بات آپ نے کر دی کہ کیسے تربیت ہوتی ہے اور کب سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. بہت شکریہ سر, ساتھ موجود تھے آپ, رہنمائی کر رہے تھے ہمارے ویورز کی. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, دیگر موضوعات کے ساتھ رہیے. KASB K Trade لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے.
अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस गेटट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP गेटट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं एक नए मेहमान के साथ, क्योंकि आज सुबह पाकिस्तान में शरीक हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी अमजद ऐवान साहब। इसके अलावा अगर हम उनकी शख्सियत के हवाले से उनकी शख्सियत के कई पहलू देखें तो आप ऑल्टरनेट एनर्जी के तरक्याती बोर्ड में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी इदारे हैं और हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, यहाँ पर काम करने का एक भरपूर तजर्बा भी रखते हैं। तो आज उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये जो सेक्टर है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आने वाले दिनों में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत क्या है और किस तरह से आप इसके साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो क्योंकि मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हीं का तारफ तो आप करा चुके हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी जी, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में, खास तौर पे पीटीवी न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सर। सबसे पहले आसान अल्फाज में बताइए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? देखिए, ये जो बज़वर्ड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम कहते हैं कि जी हुकूमती निजी इश्तराक, आमतौर पे इसको बड़े आम मानों में लिया जाता है, आम इस्तिलाह में लिया जाता है, लेकिन ये एक तकनीकी इस्तिलाह है। अच्छा। जिसमें बहरहाल एक बुनियादी उसूल यही है कि जो बुनियादी इकाइयाँ हैं डेवलपमेंट की, यानी पब्लिक और प्राइवेट यानी हुकूमती और निजी ज़राए सेक्टर, इनका बाहमी इश्तराक हो। ठीक है। उस इश्तराक के नतीजे में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे फ़ायदा हो हुकूमत को भी हो, प्राइवेट सेक्टर को भी हो और कम्युनिटी को भी हो। अब आप सोचें, जब कहीं भी इश्तराक होता है तो उस इश्तराक के साथ हम सोचते हैं कि उसकी हदें कहाँ मुतय्यन करें, उसकी जिम्मेदारियों का तयन कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स होंगे गवर्नमेंट साइड पे उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, प्राइवेट सेक्टर की क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। फिर ये सवाल उठता है कि जी इसके पीछे इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी इस इश्तराक की, तो वो भी चीज़ें हमने टैकल करनी है। और सबसे अहम चीज़ कि इसमें पब्लिक का, एक आम आदमी का उसमें क्या फ़ायदा है। अब ये सारे लवाजमात को आप एक इस्तेहकाम की शक्ल में ले आएँ, एक तवाज़ुन की शक्ल में ले आएँ, तो जो प्रोजेक्ट सामने आएगा उस प्रोजेक्ट को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हम। इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल लूँ, जरा सर से मेरा एक थोड़ा सा सवाल आपकी शख्सियत के पहलू से। जितनी प्यारी और खूबसूरत उर्दू आप बोल रहे हैं, क्या आप किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं? नहीं, मेरा काम ही है कि मैं चीज़ों को प्रोजेक्ट करूं, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में मुझे करना पड़ता है। और उर्दू तो अपनी ज़बान है, तो उसमें चीज़ों को क्योंकि हम आपके बारे में व्यूअर्स को बता रहे थे तो हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें, कहते हैं कि हल्की फुल्की इंग्लिश और उर्दू, ताकि लोगों को जरा समझ आ जाए। लेकिन जब आपकी गुफ्तगू सुनी तो उसके बाद अंदाजा हुआ कि ये सवाल पूछ लिया जाए। लेकिन उसकी ज़रूरत है। मैंने पहले आपको बताया कि ये एक तकनीकी इस्तिलाह है, अगर हम उसको तकनीकी तरह से बयान करके शायद आम आदमी के जहन में वो चीज़ उस तरह से ना आ सके। तो ज़रूरी है कि उसको समझाने के लिए आसान इस्तिलाह में लोगों की, पब्लिक की ज़बान में उनको बताया जाए, ताकि इसकी बुनियादी चीज़ समझ में आ जाए, बुनियादी ज़रूरत। तो फिर हमारे व्यूअर्स के ज़हन में क्वेश्चन भी होगा कि अगर इस चीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस है तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई देगी? देखें, आपके सवाल से पहले मैं एक और सवाल की तरफ निशानदेही करूंगा कि ये सवाल ये पैदा होता है कि हम किन हालात में
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती ठीक है। आमतौर पे गवर्नमेंट फंड कर रही होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन ये है कि इन हालात में हमें किन हालात में इसकी ज़रूरत ठीक होती है। अब इसको समझाने के लिए हमें एक मैट्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा, और उसके जो अवामिल उसमें कार फरमा हैं, बुनियादी है कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की कई जहतें हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द की फैक्टर जिसको हम तवज्जो से कहते हैं कि जी ये इसला, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब आप सोचें कि अगर सड़कें टाइम पे ना बन रही हों, बिल्डिंग्स ना बन रही हों, अवामी सहूलियात ना हो रही हों ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो आप कहाँ जाएंगे? ये सवाल जब जहन में उठता है तो डेफिनेटली आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। दूसरा जो अहम फैक्टर, दूसरी अहम इकाई जिसको मैं कहूँगा, वो हुकूमती तरजीहात विद रेस्पेक्ट टू इकॉनमी। अगर आपके पास, हर हुकूमत के पास तरजीहात का एक मैट्रिक्स होता है कि जी हमारी बुनियादी तरजीहात हैं, लेकिन अगर ज़राए की कमी या वसाइल की कमी की वजह से हम उन तरजीहात का हुसूल मुमकिन ना हो, या उन तरजीहात पे कोई दबाव हमें आता है, तो फिर भी हम सोचते हैं कि जी हम किसी और तरफ जाएं। अब हुकूमत को जब उस दबाव का सामना करना पड़ता है तो वो डेफिनेटली उसमें उनकी प्रायोरिटी सोशल सेक्टर होता है, हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी वो ऐसे इग्नोर एक फैक्टर समझा जाता है कि वहाँ पे हुकूमत उस तरफ नहीं आती उस वक्त तक जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो तब इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी हो, तो फिर हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। राइट। और तीसरा जो अहम इसमें इकाई है वो मुआशरत से उसका ताल्लुक है, उसका आवाम से ताल्लुक है कि अगर आवाम अपने घर से निकलते हैं, उनको शहरी से सहूलियात ना मिलें, उनको कारोबारी सहूलियात ना मिलें, आपके घर में बिजली ना आ रही हो, आपकी सड़कें ना बनी हो, आपकी बिल्डिंग्स ना हो, आपके सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ ठीक नहीं हो, तो उसका मुसलसल हुसूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को जब जहन में रखेंगे तो उनको आप जहन में आएगा कि जब ज़राए की कमी की वजह से इन तीनों फैक्टर्स पे, अवामिल पे दबाव बढ़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर तरफ बिल्कुल जाएंगे। ठीक है। तो उस वक्त इनकी ज़रूरत है। अब ज़रिया आपका सवाल भी प्लीज़, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर कामयाब हैं? देखिए, इस वक्त तक ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कामयाब रही। हम इस बज़वर्ड को इस तरह यूज़ नहीं करते। अच्छा। आपके एनर्जी पे दबाव आया, मसाइल बढ़े, तो प्राइवेट सेक्टर किसी न किसी तरह से सामने आया, और इस वक्त आपकी तवानाई के हवाले से कोई 60 से 65% तक ज़रूरत प्राइवेट सेक्टर पूरी। अच्छा, उसमें क्या क्या है सर? देखिए, उसमें पावर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपके IPPs आ जाते हैं। आपकी इस वक्त की जितनी सप्लाई साइड है उसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर ही आपको किसी न किसी शक्ल में दे रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, आप ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ। जनरेशन की बात कर रहा हूँ। 60% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा आपके पास जो रिसोर्सेज इस वक्त जो सप्लाई आ रही हैं वो आपकी IPP साइड से आ रही हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से आ रही हैं। अच्छा जी। इसमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है? इसमें ऑल्टरनेट सोर्सेज का इस वक्त 4 से 5% से ज़्यादा नहीं है। और अगर आप अगले सवाल पे मैं आऊँगा कि उसको कैसे, उसकी क्या वजह है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उस तरफ हमारे तो डायनामिक्स ऐसे हैं कि हम, लेकिन आपने कहा कि इसके और कौन से सेक्टर बनते हैं। देखिए, तवानाई के हवाले से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिस तरह से भी हुई, IPPs की शक्ल में हुई, उसको एक सक्सेस स्टोरी हम कह सकते हैं। अच्छा, तो ये निज़ाम ठीक है, ये चला और पाकिस्तान ठीक भी है, और ये सक्सेसफुल रहा। और ये प्राइवेट सेक्टर का ट्रस्ट था आप पे कि इस तरह से, यानी 65% तक उन्होंने जनरेट पावर की। ठीक है। ट्रांसमिशन में अब हम प्राइवेट सेक्टर जा रहे हैं और हमें जाना होगा, उसके लिए ज़रूरत है उसकी। अच्छा, इसके अलावा रोड सेक्टर में मैं भी आपको पंजाब के हवाले से बताऊं कि इस वक्त पंजाब का जो पोर्टफोलियो है सिर्फ रोड सेक्टर में तकरीबन 44 बिलियन रुपीस तक के प्रोजेक्ट्स PPP में एग्जीक्यूट हो चुके हुए हैं। और अब हम अगले फेज में जा रहे हैं जहां आपका सवाल जो था कि बाकी और कौन से सेक्टर्स हैं। तो एक बुनियादी फ़ायदा जो PPP का है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी बैनुज़्ज़ाब्ता किस्म की चीज़ है जिसमें आप डिफरेंट सेक्टर्स में, प्रायोरिटी सेक्टर्स में जा सकते हैं। इस वक्त हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वो रोड्स हैं, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी है, ख़ास तौर पे मुतबादल तवानाई जो कि हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है, उसको ग्राउंड लेवल पे हमें लेके आना है। उसके लिए PPP एक राइट मोड ऑफ डेवलपमेंट है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। क्यों नहीं जा रहे? मैं आता हूँ उस तरफ। इस वक्त आपका जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का फुटप्रिंट है, जैसे हम कहते हैं ऑन ग्रिड फुटप्रिंट है, वो मैंने कहा कि तकरीबन 4 से 5% तक ठीक है का है। अब उसमें जो मसाइल दरकार हैं कि हम अभी तक, हमारी जो अप्रोच है और जो दुनिया की अप्रोच है उसमें एक बुनियादी फ़र्क है। हमारी अप्रोच है कि हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, हमारी प्रोजेक्ट अप्रोच है कि जी एक प्रोजेक्ट आ जाए, 10 प्रोजेक्ट आ जाए, ऐसा क्यों हो जाए। दुनिया भर में जो हिकमत अमली कार फरमा है रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, वो जाम हिकमत अमली है, वो ओवरऑल एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ सोचते हैं। जैसे डेनमार्क है, जैसे जर्मनी, ये इनके प्लान्स हैं कि 2040 तक इनके 50% से ज़्यादा तवानाई जो आएगी वो अल्टरनेट एनर्जी से आएगी। हमारे यहाँ जो बुनियादी मसला है कि हम उस प्रोजेक्ट अप्रोच की वजह से हमने कभी भी
ایک پلاننگ کے ساتھ انرجی مکس کو تشکیل نہیں دیا. اور میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں کہ یہ جو متبادل ذرائع ہیں یہ صرف ماحولیاتی وجہ سے ضروری نہیں ہے, پاکستان کے لیے یہ اور زیادہ اہم ہے. نمبر 1, آپ ان کے تھرو ایک لوکل توانائی کی معیشت کریٹ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کا جو انحصار ہے وہ آپ کی درآمدات پہ بہت زیادہ ہے, اور تقریباً ہماری 50 سے 60% جو ہیں توانائی اس کے اصول جو ہے باہر ہے. یہ آپ کا ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے جس کے تھرو آپ ایک لوکل معیشت بنا سکتے ہیں توانائی کی, تو یہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اور دوسرا ایڈوانٹیج میں آپ کو بتاؤں تو آپ شاید حیران ہو, اس وقت سب سے سستی بجلی دنیا بھر میں جو بن رہی ہے وہ آپ کے انہی سورسز سے بن رہی ہے. اچھا جی, جو آپ سر پھر میرا سوال لے لیجئے نا, کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں اس وقت آپ کا, میں صرف آ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا فٹ پرنٹ بالکل کم نہیں ہے. اس وقت جیسے میں نے کہا ہماری 4-5% ہے سر, بہت کم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہماری کوئی 2000 میگا واٹ تک کی انسٹال کیپیسٹی جو ہے وہ اس پہ ہے. لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے جامع لیول پہ جانا پڑے گا اور ایک منصوبہ بندی کی طرف جانا پڑے گا. وہ ہم نے کبھی نہیں کی. آپ کے پہلے سوال کے پہلے کی, ہم نے کبھی بھی ان کے حصول کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی نہیں کی. ان کے عمل درآمد کے لیے ہم نے, ہماری جو انسٹیٹیوشن کیپیسٹی ہے وہ بھی لمیٹیڈ ہے. اور دوسرا, ہم اس انرشیا کا شکار ہیں جس میں ہم بار بار انہی ریسورس کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں, جس کو ہم پاس ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. مطلب اگر جب تک ہم لوگ آلٹرنیٹیو لیں گے نہیں سولوشن تب ہم لوگ جا نہیں سکتے. لیکن اس میں ایک بنیادی گیپ ہے جو آپ کے سوال کا تیسرا اس کا حصہ یہ ہوگا کہ دیکھیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا حصول بھی چاہیے, کیونکہ یہ ذرائع ان سے جب بجلی آتی ہے وہ فلیکچویشنز میں آتی ہے, اس پہ آپ بیس لوڈ اس طرح سے کریٹ نہیں کر سکتے جس طرح آپ آئل اینڈ گیس پہ کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس ٹیکنالوجی کا حصول ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم باقی ریسورسز کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں. ان سیکٹرز کی پرائرٹی کو آپ پلاننگ کا حصہ بنائیں جو کہ اس طرح سے نہیں ہے. اور مین وجہ یہ ہے کہ ہم اسی انرشیا کا شکار ہیں جہاں ہم وہی ریسورسز کو بار بار ٹرائی کریں جو پچھلے 40 سال سے 30 سال سے. یعنی اگر میں غلط نہیں ہوں سر تو نوری آباد میں جو ونڈ مل انرجی ہے وہ ایک اہم پروجیکٹ تو ہے, بھلے اس کا بہت کم کنٹریبیوشن ہو, لیکن اب آپ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ ہم انہی آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی طرف جا رہے ہیں جو پہلے سے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کا, آپ کے سوال کے حوالے سے, کہ پاکستان کے پاس جتنے یہ ریسورسز ہیں ونڈ اور سولر کسی بھی یورپین کنٹری سے پوٹینشلی بہت زیادہ ہیں. اچھا جی, اور زیادہ جامع ہیں اور ان کی جو ڈائنامکس ہے وہ ان سے کہیں بہتر ہے. اوکے, آپ نے نوری آباد کی بات کی, ہم نے وہاں پہ 1 گیگا واٹ سے زیادہ ونڈ سورسز لگائے. جی جی, لیکن ایکچوئل جو آپ کا پوٹینشیل ہے اٹس ہائر دین 30 گیگا واٹ. ابھی تک ہم نے 1 گیگا واٹ تک کی کیا کیونکہ گورنمنٹ کی پرائرٹی اس سائڈ پہ اس طرح سے نہیں رہی, اس طرح سے آنا چاہیے. اور پاکستان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ ونڈ ریسورسز ہیں وہیں سولر بھی ہیں, تو آپ دونوں کو ملا کے بھی ایک بیس لوڈ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ ایسی بننی چاہیے کہ وہ چاہے پھر ونڈ کی یوٹیلائزیشن ہے, وہ چاہے سولر پینلز کی کا نصب ہونا, اس سے انرجی کا حصول وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس معاملے میں ہمیں پالیسیز آگے آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی تو ہم اس انرجی کو صرف ترجیحات آپ کی ترجیح ہونی چاہیے وہ جو آپ کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے, جو آپ کو سستی پڑتی ہے, جس کا حصول دنیا کر رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا بھر میں 50% سے زیادہ جو نئی بجلی ہر سال بن رہی ہے وہ ونڈ, سولر, جیو تھرمل, بایو ماس سے بن رہی ہے. اس میں سے ہائیڈرو نکال لیں تب بھی 50% کی نیو انرجی جو ایڈڈ ہو رہی ہے وہ رینیوبل انرجی سے, اور ہم یہ کر سکتے ہیں. وی ڈو ہیو دیٹ پوٹینشل. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ. اور جو آلٹرنیٹ سورس آف انرجی ہے اس پر آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. وقت چونکہ کم تھا ورنہ ہم اس پر اور بھی چیزیں شیئر کرتے, لیکن جو بات ہم نوری آباد کی انشاءاللہ کسی دن آپ کو لے کر بھی جائیں گے وہاں پر, کہ جو سر نے کہا نا کہ 30 گیگا واٹ ہم پیدا کر سکتے ہیں, ہم کر سے 1 گیگا بائٹ رہے ہیں, تو اس میں کیا مسائل ہیں. پالیسی کی بات تو ایک ہے, لیکن کیا واقعی اور بھی کوئی مسئلہ اس پر کریں گے بات. لیکن ابھی ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا, اسلام کی تاریخ اولو العزمی, حوصلے اور مستقل مزاجی کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. بس مشکلوں, رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود آگے بڑھتے جاؤ.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान शख्सियत हमें ज्वाइन कर चुकी है। उनका तारुफ आपसे सबसे पहले करवा देते हैं। रुकन कौमी असम्बली है नुसरत वाहिद साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर सिंध से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग सिंध की सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम जो है वो दे चुकी हैं। उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, विंटर्स को वो किस हद तक एंजॉय कर रही हैं, कि वाकई उन्हें सीज़न ये वाला पसंद है या फिर उनका लगाव जो है वो गर्मियों की तरफ ज़्यादा, ज़रा उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। विंटर ज़्यादा एंजॉय करती हैं या समर सीजन? विंटर में आपको बहुत अच्छे अच्छे कोट और जैकेट्स और बहुत मजेदार ये कपड़े। इसलिए तो नहीं क्योंकि अब सिंध से वहाँ सर्दी उस तरह से नहीं आती है कराची। बिल्कुल इसीलिए। अब मुझे बताएं, इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर थी और अभी आपने सियासत में कदम जमा लिए, तो ज़्यादा एंजॉय कहाँ किया, पैशन कहाँ सर्व हुआ? हाँ, मेरे ख्याल में दोनों जगह। अच्छा, बल्कि 3 जगह, क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ छोटी मोटी सी। तो नहीं वो दिख रहा है। तो एक्चुअली जब मैं बच्चों को पढ़ाती यहीं पे थी मैं F74 कॉलेज में, तो इस्लामाबाद में, तो इतना अच्छा लगता था ना, गाड़ी से निकले और कॉम्प्लीमेंट्स क्लास तक पहुंचते पहुंचते आप बिल्कुल आसमान पे जा चुके होते। और फिर क्लास में जब लेक्चर दे रही हूँ मैं, तो उस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी वो ये कि वो बच्चियाँ जो मेरी क्लास में नहीं होती थी वो बाहर खड़े होकर सुन रही होती थी। इसका मुझे उस वक्त पता चला जब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई कराची और मैं आ रही थी, तो जो रोने वाली बच्चियाँ थी पता चला कि वो तो बाहर खड़े होकर लेक्चर सुनती थी, वो मेरी क्लास में नहीं होती थी। नहीं, और इतनी मोहब्बत वो बच्चियाँ देती हैं आपको, स्पेशली ये एडल्ट एज ऐसी होती है कि मेरे ख्याल में ये आइडियलाइज़ कर लेती हैं किसी पर्सनैलिटी को। बिल्कुल। तो मेरी बर्थडे शुरू होती थी, मार्च में मेरी बर्थडे होती है, अप्रैल में, तो मार्च के स्टार्ट से लेके जून के एंड तक रोज़ाना मैं कोई बुके घर लेके जा रही होती थी। इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती थी। कार्ड्स मेरे पास आज भी एक है बड़ा सा बैग, उसमें वो सारे कार्ड्स बने रखे हुए। लवली। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए फिर बतौर लेक्चरर आपका मतलब आपका जो लेक्चर देने का अंदाज था वो कितना, क्योंकि इंग्लिश जो लेक्चर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात तो कभी कभी आपको सुला भी देते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है कि टीचर का या प्रोफेसर का बताने का अंदाज ऐसा होता है कि वो आपको स्टोरी में मतलब ये नहीं कि लेकर चला जाता है कि स्टोरी बेसिकली क्या थी। आपका पढ़ाने का अंदाज कैसे रहता था? बिल्कुल ऐसे ही था कि मैं रिलेटेड चीज़ों की मुतालिक बात कर रही होती थी कि अब जैसे उर्दू में बेशक हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने किसी उर्दू की किताब से लिया हुआ है, जैसे शाहबनामा था, बहुत ज़बरदस्त बुक है अभी भी, तो वो उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो रिलेट होती थी लिटरेचर से या किसी और चीज़ से, या शेक्सपियर को पढ़ा हुआ था सारा, मिल्टन को, और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी चीज़ें आप अगर बच्चों को बताएं उस एज की तो बहुत शौक़ से सुन रहे होते हैं। लेक्चर तो एक अपनी चीज़ है कि उसके लिए मैं बाकायदगी से पहला साल मैंने जितना पढ़ा है लेक्चर देने से पहले, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे लगता है कि ज़िंदगी में तुमने नहीं इतना पढ़ा होगा जितना इस वक्त पढ़ा है, और वाकई ऐसे ही था। क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो आपको यू शुड नो मोर, और स्पेशली इस एज के बच्चे इनके पास नॉलेज भी बहुत होता है, तो कोई गलती हो जाती है आपसे तो वो दैट इज़ सो एम्बैरसिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे उस ज़माने में जो लिख के बोल रहे होते थे, लिखा हुआ होता था और वो लेक्चर दे रहे हैं उसके ऊपर, तो वो दैट वाज सो एम्बैरसिंग फॉर मी कि मतलब ये कैसे बच्चे आप नज़रों में नहीं देख रहे किसी की, तो आप बात कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। तो बहुत बहुत अच्छा पीरियड मेरा रहा वो, माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। ज़बरदस्त। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड था ये, या इसके अलावा कोई पीरियड था जो आप कहते कि नहीं वो हिस्सा ज़िंदगी का ज़्यादा प्यारा था? घर से बाहर, घर से बाहर, घर के अंदर तो जाहिर है मेरा बेटा जब हुआ पहला, तो वो दैट वाज द अमेजिंग थिंग गॉड हैज गिफ्टेड मी, कि वो छोटा सा बिल्कुल कंबल में उसको लपेटा उसने डॉक्टर ने, तो एक आंख खुली हुई थी और वहाँ से लेटा वो मुझे देख रहा था और इतना मुझे क्यूट लगा, उफ माय गॉड आई कैन नॉट फॉरगेट। आपका एक बेटा ही है? नहीं, दो बेटे। दो बेटे। क्या करते हैं वो? बड़ा बेटा मेरा बैरिस्टर है माशाल्लाह। सब बाहर से पढ़ के आए हैं, इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड से और इधर से, लेकिन दे नेवर स्टे आउटसाइड।
पढ़ाई पढ़ाई की फौरन। वापस हाँ, पाकिस्तान आ बेटी भी मेरी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मतलब घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है। अच्छा माशाल्लाह। क्या पढ़ा है उन्होंने? इसने ग्रेजुएशन की है लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में, माशाल्लाह। फिर उसके बाद यूसीएल से उसने ह्यूमन राइट्स में किया, फिर वॉरिक यूनिवर्सिटी से एलएलएम किया उसने ह्यूमन राइट्स में। तो वो ह्यूमन राइट्स कम है और वुमेन राइट और एनिमल राइट ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब, एज वी नो कि 2021 अब अपने अख्ताम को है, चंद ही दिन बाकी रह गए, हम यूँ कह लें कि हफ्ता बाकी रह गया है। 2021 में आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सबसे जो थी ना दिल के करीब हुई मेरी, मतलब कोई भी चीज़, और 2022 की क्या रेजोल्यूशन है आपकी कि हाँ ये टारगेट मैंने करना है, ये काम करना है लाजमी? देखिए मैं बहुत ज़्यादा होम ओरिएंटेड खातून थी और हूँ भी, यानी मेरे बच्चे पहली दफ़ा मुझसे उस वक्त अलग हुए जब वो स्कूल जाना शुरू हुए, मैंने कभी एक मिनट के लिए उनको अलग नहीं किया अपने आप से। तो मुझे बस ये होता है कि मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा रहे, बहुत पीसफुल रहे, जो भी आ रहा है ये जा रहा है। कथा कलामी की माज़रत मुस्तफ़ा, एक्चुअली इस वक्त हमें बराह रास्त नाज़रीन को लेकर जाना है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब तकरीब से खिताब करें, आपको लेकर चलते हैं।